आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। तो इंटेंस मैथ रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। और ये जो आपकी क्लासेस चल रही हैं ये आपका एसएससी सीजीएल प्री के लिए तो फ्रूटफुल रहने वाला है, साथ में आपका सीजीएल और सीएचएसएल मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। तो शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे रहा हूँ कि आपका जो सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस, सीपीओ मेंस काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग मॉक देना स्टार्ट कर दिए होंगे। ठीक है, अगर नहीं देना स्टार्ट किया तो कर दो। टेक्स्ट बुक पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा मॉक्स अवेलेबल है, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही एग्जाम्स के आपको अवेलेबल हैं। तो अगर आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना है, जब भी लेना पास प्रो लेना है, जिससे आप प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सब एक्सेस कर पाओ, तो आप SHE के 12 कोड का यूज़ करें ना, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी आप देना स्टार्ट कर दो। सीपीओ मेंस के आप प्रीवियस ईयर ज़्यादा लगाओ। बाकी आप सीएचएसएल मेंस, सीजीएल मेंस, अगर देखो पहली बात तो ये समझो कि जिसका सीएचएसएल मेंस और सीजीएल दोनों क्लियर है, तो आप सीजीएल मेंस के मॉक्स पे ज़्यादा फोकस करो। सीएचएसएल पे उतना ज़्यादा फोकस मत करो, आपका अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप ले सकते हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछ रहा है। अ कस्टमर वांटेड टू परचेज एन आइटम जिसका एमआरपी जो है आपको 10,000 दिया है। ठीक है, शॉपकीपर जो है आपको दो प्रकार का डिस्काउंट देता है। पहला डिस्काउंट 25% फ्लैट देता है, और जो दूसरा डिस्काउंट है वो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 14 और 12% का। ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का आप नेट डिस्काउंट कैसे निकालते हो? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो आपका एक्स वाई कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा? 14 प्लस 12 आपका हो जाएगा 26, माइनस एक्स वाई 14 इंटू 12 कितना होता है आपका? 140, और 28 168 होता है, डिवाइड बाई 100 1.68। तो 1.68 ये आपका कितना आ गया है? ये आपका 24.32% नेट डिस्काउंट है। ये वाला आपका 25% डिस्काउंट था। तो आपको दिख रहा है आपको जो फायदा हो रहा है 25% डिस्काउंट एक बढ़िया डिस्काउंट है। तो कस्टमर के लिए कौन सा फायदेमंद है? कस्टमर के लिए ये वाला डिस्काउंट फायदेमंद है। मतलब जो पहला ऑफर है, और ये आपका दूसरा ऑफर है, तो पहला वाला ऑफर ज़्यादा बेटर है। तो ये दोनों तो आपका गलत चला गया, ये दोनों तो गलत हो गया। और कितने का फायदा हो रहा है आपको दिख रहा है? 0.68% का गैप है। और 0.68 को आप जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आपका डिफरेंस है इन दोनों डिस्काउंट में। तो आपका 68 करके ही कुछ आएगा। तो 68 करके आपको ये वाला दिख रहा है, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साथ में आप एक बात बता दो, जैसे यहाँ पे डिस्काउंट दिया है तो -14%, -12% ऐसा कुछ है। अगर मैं किसी भी वैल्यू को x% इंक्रीज करता और y% इंक्रीज करता, तब नेट इंक्रीज कितना होता? जैसे यहाँ पे मैंने डिस्काउंट दिया 14 और 12 का, तो नेट डिस्काउंट कितना हुआ? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। लेकिन अगर मैं कोई भी वैल्यू है जिसको मैं x% इंक्रीज करता और y% इंक्रीज करता, तो नेट इंक्रीज कितना होता? उस केस में आपका नेट इंक्रीज x प्लस वाई अपॉन 100 इतने परसेंट का नेट इंक्रीज होता आपका। यहाँ पे आप मुझे एक चीज़ और बताओगे कि जैसे अगर मैं 3 प्रकार के डिस्काउंट दूँ, तो आप मुझे बताओगे कौन सा डिस्काउंट, या 4 डिस्काउंट दूँ, आप बताओ कौन सा डिस्काउंट बेटर है कस्टमर के लिए? कस्टमर के लिए कौन सा डिस्काउंट बेटर है, और कौन सा डिस्काउंट शॉपकीपर के लिए बेटर है? ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 10% और 30% की, मैं बात करूँ 20% की और 20% की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 5% की, और मैं बात करूँ यहाँ पे 35% की, या मैं बात करूँ 15% की, और मैं बात करूँ 25% की, तो अगर आप देखोगे ना इन सब का जो सम आ रहा है वो 40 आ रहा है। ठीक है, जो सम आ रहा है वो 40 आ रहा है। जब भी सम बराबर होता है तो जिसमें गैप ज़्यादा होता है उसमें डिस्काउंट ज़्यादा होता है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो गैप है वो 20 का है, यहाँ पे गैप 0 का है, यहाँ पे गैप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो गैप है 30 का है, यहाँ पे जो गैप है आपका 10 का है। तो आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा गैप यहाँ पे है, तो इसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और जब सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इसमें मिल रहा है तो कस्टमर के लिए आपका ये बेस्ट हो जाएगा। और जिसमें गैप सबसे कम है उसमें डिस्काउंट सबसे कम है, तो वो आपका हो सॉरी, वो आपका शॉपकीपर के लिए बेस्ट डील हो जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ पे जो गैप है वो 0 का है, तो ये आपका शॉपकीपर के लिए बेस्ट डील हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ई ऑप्शन एक और देता हूँ, और मैं यहाँ पे फ्लैट 40% का डिस्काउंट देता हूँ, तो आप देखो ये 40% और 0% है, तो यहाँ पे गैप 40 का है, तो ये आपका उस केस में कस्टमर के लिए ये आपका बेस्ट हो जाता उस केस में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको बताना है यहाँ पे द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 180, एमआरपी 180 है, और रेनू इसको बेचती है 20% डिस्काउंट देती है। तो 180 पे वह 20% डिस्काउंट मतलब इसको 8/10 में बेचती है। ठीक है, और डिस्काउंट आपको एमआरपी पे ही दिया जाता है, और फिर भी उसको जो फायदा होता है 25% का होता है। मतलब जो सेलिंग प्राइस है, जैसे अगर मैं बात करूँ आपका 25% का फायदा हो रहा है, मतलब अगर 4 का सामान था तो उसको उसने 5 में बेचा होगा,
तो सेलिंग प्राइस 5 है और ये आपने क्या निकाला है, अरे यार आपने एमआरपी पे डिस्काउंट दिया तो ये आपका सेलिंग प्राइस ही तो हुआ। तो मतलब ये जो है ना आपकी सिंपली आपकी 5 की वैल्यू है और आपको 4 की वैल्यू निकालनी है, तो आपका ये कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। बस निकाल लो आप। तो कैसे निकालोगे, 18 144, 144 इंटू 4 कर दो तो आपका 4 चौक 16, 576 आ जाएगा। डिवाइड बाई 50 कर दो तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 इकन्ना 5, 5 इकन्ना 5, 5 5 और 2, तो 115.2 आ जाएगा। ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो आपका ये वाला डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कह रहा है अ मैन लॉस्ट 15% बाई सेलिंग अ मोबाइल फॉर 4675। मतलब 4675 पे बेचने पे उसको 15% का लॉस होता है। मतलब ये सिंपली आपकी 85% की वैल्यू आपको दिया है। वॉट विल बी हिज गेन परसेंटेज बाई सेलिंग, उसको इतने पे बेचने पे उसको कितने का प्रॉफिट होता है। तो आप बेसिकली इसका जो सेलिंग प्राइस है उसको परसेंटेज के फॉर्म पे निकालोगे। जब उसको परसेंटेज के फॉर्म में निकाल लोगे तो आप देखोगे 100 से वो वैल्यू कितनी ज़्यादा है, बस जितनी ज़्यादा होगी वही आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो आपको यहाँ पे 4675 के जो परसेंटेज दिया वो 85 दिया है। मतलब 46, वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट कैसे लिखना है। आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है ना, जब भी आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज को आप ऊपर लिखोगे 85/4675, क्योंकि 85% की वैल्यू ये है। तो आप परसेंटेज को ऊपर लिखोगे, वैल्यू को नीचे लिखोगे और फिर यहाँ पे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इस केस में आपका आ जाएगा परसेंटेज। बाकी अभी मैंने इसको कैसे लिखा है मैं आपको बताऊंगा, पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप 17 से काट दो, 17 दूना 34, 127, 70 सत्ते 119, आपका 8 बच गया तो आपका ये हो गया, आपका ये 55 हो गया। फिर आप 11 से काट दो तो 11 से आपका 110, तो ये आपका 110 परसेंटेज आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपका ये 85% है तो आपका 110 परसेंटेज आ गया। तो आपको दिख रहा है बेसिकली 10% का हो रहा है प्रॉफिट। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। सिंपल, आपको 4675 रुपए की जो वैल्यू दिया है वो आपको 85% दिया है, तो 1 रुपए की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 85% बाई 4675, और आपकी 6050 रुपए की कितनी वैल्यू हो जाएगी फिर, इंटू 6050। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो इस फॉर्म में, डायरेक्ट इतना सोचना नहीं है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपसे कह रहा है अ ट्रेडर बॉट 640 kg ऑफ राइस, ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ द राइस एट 20% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 5% लॉस। ठीक है, मतलब इस 640 का कुछ हिस्सा वो 20% प्रॉफिट पे बेचता है और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको 5% लॉस पे बेचता है, और जो पूरा हिस्सा पे जो उसको प्रॉफिट हो रहा है 15% का हो रहा है। आपको दिख गया, इस पूरे का प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, इसके एक हिस्से का प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दिया है, इसके बचे हुए हिस्से का प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दिया है। यहाँ पे आप लगा दोगे एलिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगाना है एलिगेशन। तो आपको दिख रहा है 20% प्रॉफिट, आपको दिख रहा है दूसरे हिस्से का -5%। ठीक है, और ओवरऑल को दिख रहा है आपको +15%। तो आपका ये डिफरेंस देख लो, आपका यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 5 और यहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है 20, क्योंकि ये प्लस में है ये आपका माइनस में है, तो 20। तो आपका जो रेशियो आ रहा है 4:1 आ रहा है। लेकिन जब भी आप 4:1, 1:4 ऐसा देखो तो आपको अलर्ट हो जाना है तुरंत। अगर चारों रेशियो अलग अलग है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, लेकिन जब भी आपको एक रेशियो ऐसा दिखे और एक रेशियो ऐसा दिखे तो उस केस में आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है। और जब आप अलर्ट होगे तो फिर आपको देखना है कि भाई किसका किससे रेशियो पूछा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 5% लॉस, मतलब इसका रेशियो पूछा है इससे, इसका रेशियो इससे पूछा, मतलब 1:4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ऑप्शन से बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना रहता है। नेक्स्ट देखो आपसे क्या पूछ रहा है, अ थीफ स्टील्स एन आइटम एंड एस्केप्स रनिंग एट 20 km/h। अ पुलिसमैन अराइव्स एट द स्पॉट ऑफ द क्राइम आफ्टर 6 मिनट एंड इमीडिएटली स्टार्ट्स चेजिंग द थीफ। देखो चोर की जो स्पीड है वो 20 km/h है और पुलिस वाला 6 मिनट बाद पहुंचता है, मतलब 6 मिनट तक वो जो चोर है वो भाग चुका है। तो मैं दूरी निकाल लेता हूँ कि कितना चोर भाग चुका है, क्योंकि जितना चोर भागा होगा वही इनिशियल में दूरी होगी पुलिस और चोर के बीच में, इनिशियल में उतनी दूरी होगी। तो 20 किलोमीटर की स्पीड है, 6 मिनट तक भागा है, तो इसको मैं आवर से डिवाइड कर दूंगा, आवर में कन्वर्ट कर लूंगा, तो ये आपका 2 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब शुरू में जो पुलिस और चोर के बीच की दूरी है वो 2 किलोमीटर है। आगे देखो क्या लिखा है, 24 मिनट आफ्टर द पुलिस मैन स्टार्टेड टू चेज द थीफ देर इज स्टिल अ गैप ऑफ 400 मीटर बिटवीन देम। देखो शुरू में 2000 मीटर का गैप है, शुरू में 2000 मीटर का गैप है और 24 मिनट बाद ये देखा जाता है कि अभी भी 400 मीटर का गैप है, मतलब 1600 मीटर कवर किया जा चुका है। 24 मिनट में 1600 मीटर कवर किया जा चुका है। ठीक है, तो 1600 मीटर कवर किया जा चुका है 24 मिनट में, तो ये आपका रिलेटिव डिस्टेंस है। रिलेटिव डिस्टेंस तो इतना कवर किया गया।
कितने टाइम में किया गया, इसको डिवाइड कर दूंगा तो रिलेटिव स्पीड निकल के आ जाएगा। लेकिन आपका ये, इसको आप किलोमीटर में ही कन्वर्ट कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, किलोमीटर पर आवर में निकाल लो। तो ये 1.6 किलोमीटर रिलेटिव डिस्टेंस कवर किया गया, 24 मिनट में किया गया, इसको आप आवर में कन्वर्ट कर लो, तो ये आपका आ जाएगा रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर। अब ये रिलेटिव स्पीड क्या होता है? रिलेटिव स्पीड बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स ऑफ थीफ एंड पुलिस। और आपको पता है पुलिस वाले की स्पीड ज़्यादा होगी, तो अगर चोर की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है तो पुलिस वाले की स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो आपको दिख रहा है आपका एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, बाकी ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब आपको क्या पूछा है? एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट ऑफ क्राइम वुड द पुलिसमैन कैच अप द थीफ एंड वॉट इज द स्पीड एट विच पुलिसमैन रैन। देखो दो तरीके निकालने के। एक को बेसिकली आप पुलिस वाला चोर को कब पकड़ेगा? जब ये 2000 मीटर की दूरी तय हो जाएगी, तो ये 2000 मीटर की दूरी अपॉन स्पीड डिफरेंस, क्योंकि रिलेटिव स्पीड निकालोगे, रिलेटिव स्पीड में 4 निकाल रखा है, 4 इतने समय बाद जाके पकड़ेगा। और पुलिस वाले की स्पीड क्या है? देखो इतने टाइम तक पुलिस वाला दौड़ा है, और पुलिस वाला जितना दौड़ेगा वही आपसे पूछ रहा है कि कितनी दूरी बाद जाके वो पकड़ रहा है। तो इतने टाइम तक दौड़ा है, उसकी स्पीड है 24, तो इतनी दूरी दौड़ा है, तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो। आपका यहाँ पे आ जा रहा है कितना? आपका आ जा रहा है 1200 मीटर, या आप कह सकते हो 1.2 किलोमीटर। सॉरी एक सेकंड देख लूँ कितना आ रहा है, एक सेकंड कुछ, ठीक है ठीक है, एक सेकंड मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। 4 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर, और दो यहाँ पे 2 करो ना, सिर्फ 2 किलोमीटर लिखो ना, तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है 12 किलोमीटर। ठीक है, तो 12 किलोमीटर आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि देखो 1600 मीटर जो है वह 24 मिनट में कवर हुआ, तो 2000 मीटर आपका 30 मिनट में कवर होगा, मतलब आधे घंटे में। तो मतलब आधे घंटे तक ही पुलिस वाला भागा है, मतलब 24 की स्पीड आधे घंटे तक भागा है, तो आपका 12 किलोमीटर यहाँ से भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई बेस्ड है। डीआई बेस्ड के क्वेश्चन को ना अगर जैसे कैलकुलेटिव आपको लग रहे हैं तो आप उसको स्किप मार सकते हो, बाद में आके कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बाद में आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। ऊपर से आपको पेशेंस के साथ करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी गलती किए, एक तो आपका टाइम जाएगा, ऊपर से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ठीक है, और ऊपर से आपका आंसर भी नहीं आएगा, तो पेशेंस के साथ करो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो अगर मैं पहला ऊपर आई एक लाइन देखूंगा तो मुझे यहाँ पे बस दिख रहा है इन 1000, मतलब डेटा 1000 में दिया है, बाकी यहाँ पे मुझे कोई डेटा नहीं दिया, तो कोई काम का नहीं है कुछ। ठीक है, मतलब आपको ये पता है बस आपका जो डेटा है वो 1000s में दिया है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 60% ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाई ऑल द कंपनीज फॉर द ईयर 2005 से 2006। तो 2005 से 2006 मतलब ऑरेंज वाले का आपको एवरेज लेके उसका 60% लेना है, एंड 70% ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द कंपनीज 2006 से 2007, मतलब 2006 से 2007, मतलब ग्रे वाले का आपको एवरेज लेके उसका 70% लेना है, उनका डिफरेंस देखना है और वही आपको बताना है। ठीक है, तो आप ऑरेंज वाले को ऐड करो, ऐसे ओरली स्क्रीन पे आपकी नजर रहनी चाहिए और आप उसको ऐड करो। कैसे ऐड करोगे? 250, 340, आपका 590, 590 और 70, 660, 960, 960 और 90 आपका हो जाएगा 1050, 1050, 1450, 1450, 30, 1450, 30 आपका 1480 और 1880। तो यहाँ पे मेरा 1880 आ गया। इसका 80%, सॉरी 60%, मतलब 6/10 इंटू इतना। ठीक है, और इसका आपको लेना था एवरेज, मतलब डिवाइड बाई कर दोगे 5, 5 है ना। ठीक है, माइनस, अब आप ग्रे वाला जोड़ो, 390, 200, आपका 590, 590, 50, 640, 10, 40, 10, 40, 10, 80, 12, 80, 12, 80, 60, 13, 40, 13, 40, 3, 16, 40। तो 16, 40 डिवाइड बाई 5, और इसका आपको लेना था 70%, मतलब 7/10। तो आपका ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ठीक है, अब आप देख लो आपका कितना आ रहा है आपका यहाँ पे, और ये आपका 1000s में डेटा दिया है। आपको इस बात का भी ध्यान देना, आपको ये 1000s में डेटा दिया है, 1000s में। तो 8 छक होता है 48, हाथ लगा 4, 8 छक 48, 4 52, हाथ लगा 5, 6 करना 6, 5 11। आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 चौक 28, हाथ लगा आपका 2, 7 छक 42, 4 हाथ लगा 4, 7 करना 7, 4 11 और बटे 5। तो आपको डिफरेंस लेना था, आपको दिख रहा है डिफरेंस यहाँ पे 20 का है, 20/5, 4, और ये 1000s में वैल्यू है, तो आपका 4000 आ जाएगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको पेशेंस के साथ करना है। नेक्स्ट भी आपका डीआईबी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी हम पेशेंस के साथ करेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी डेटा नहीं दिख रहा है, आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे आपको दिया है टर्नओवर, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको बता दे रहा हूँ, ये लिखा है टर्नओवर ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट वाइज।
मतलब ए बी सी डी ई का टर्नओवर दिया, टर्नओवर का मतलब होता है टोटल इनकम, और ये आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया है उस प्रोडक्ट का। मतलब जो भी टर्नओवर हुआ है, मतलब यहाँ पे 30 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ है तो उसका 25% उन्हें प्रॉफिट हुआ है, ये चीज़ कह रहा है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज द शेयर इन द टोटल प्रॉफिट एंजॉयड बाय ए और ई टुगेदर। मतलब ए और ई प्रोडक्ट पे जितना प्रॉफिट हुआ है वो टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है। तो मैं सबसे पहले नीचे लिखूंगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ए पे कितना प्रॉफिट हुआ, बी पे कितना हुआ, सी पे कितना हुआ, डी पे कितना हुआ, ई पे कितना हुआ। डायरेक्ट करूंगा, बिना मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट करना है। 30 लाख पे, या मान लो 30 मान के चलो, 30 पे आपको 25% डिस्काउंट हो रहा है तो कितना हो रहा है, 30 के आधे का आधा, यही तो हुआ। मतलब 30 का 1/4 आपका 7.5 आ जाएगा, 7.5 प्लस 40 का 7.5%, तो 40 का जो 10% होता है वो 10 4 होता है, और 4 का भी 7.5 मतलब 3/4 कर दो, 4 का भी 3/4 कर दो तो आपका 3 आ जाएगा, सिंपली 3 आ गया। फिर देखो आपका यहाँ पे 20 का 20% मतलब 4। फिर आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 50 का 7.5%, तो वही कर दो। 50 का आपका 10% कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5% का 3/4 कर दो, तो 5 यहाँ 15/4, आपका 15/4 मतलब आपका 3.75 आ जाएगा। तो आपका ये 3.75 आ गया। प्लस 60 का आपको 25% निकालना है जो कि 15 होता है। अब ऊपर आपको ए और ई का लेना था, तो भाई ये ए का है, ये ई का है, मतलब 22.5। तो आपको 22.5 बटे आपका कितना हो जाएगा, 15, 15 और 10 25, 25 और 7, 25 7 क्या, 25 और 8 कर लो, ये 0.75 को 0.5 में तोड़ लो, तो 25 और 8 आपका होता है 33। तो 33.25 इंटू 100, तो आपको दिख रहा है ये, आपको देखो ना 22 33 दिख रहा है, मतलब सॉरी, हाँ, तो आपको ये 22 33 दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है ना 2/3 है, मतलब 66 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा ही होगा क्योंकि भाई ये 0.25 या 5 है, तो मतलब आपको ये 70% की तरफ इंक्लाइंड दिख रहा है, तो आपका 70% करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट भी आपको DI का है तो आपको पेशेंस के साथ करना है। आपको दिख रहा है यहाँ पे पहली बात तो ये दिखाई इन लाख्स में आपको दिया है, और बाकी आपको यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा नहीं दिया है, मतलब आपको यहाँ से पढ़ना है सिर्फ। कह रहा है 80% ऑफ द कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी एंड सी, बी और सी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द 90% ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए। तो पहली बात तो आपको बी और सी करके आपको एवरेज निकाल के आपको 80% लेना है, और फिर आपको ए का एवरेज निकाल के आपको 90% लेना है, और पूरा 2012 से 2017 मतलब पूरा ही लेना है। तो बस बिल्कुल पेशेंस के साथ करेंगे और जोड़ेंगे। तो पहले आप बी और सी को जोड़ो, मतलब ऑरेंज और ग्रे को साथ में जोड़ते चलो, मन में ही जोड़ना है। 130 70 200, 200 300 370, 370 70 440 460 560 560 और 560 660 660 70 730 730 730, और आप कर लो 730 930 930 90 10 20, 930 90 10 20, 10 20 10 20 11 11 12 40, तो आपका ये 12 40 आ गया। और आप देखो यहाँ पे आपने 12 एंटिटी आपने ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंटिटी लेना आपने, तो आपको 12 से डिवाइड करोगे तब आपका एवरेज निकल के आएगा। तो इसका 12 कर दोगे, और इसका आपको 80% लेना था, मतलब 8/10 लेना था, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ना क्या लेना है, परसेंटेज लेना, तो आप एक बार एवरेज ले लो, एवरेज भी आप परसेंटेज निकाल सकते हो। अब आपको ए का एवरेज लेना है, ए का एवरेज कितना होगा, ब्लू वाले को जोड़ो, 100 190 290 290 350 350 500 570 570 580 680, तो 680 बटे आपने 6 एंटिटी लिए ना, 1 2 3 4 5 6, तो इसका एवरेज डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, और इसका आपको 90% लेना था, मतलब 9/10। अब आप इसका परसेंटेज निकाल, मतलब रेशियो ले लो फिर परसेंटेज निकाल देना। तो आपका इससे ये गया, आपका इससे ये गया, इससे आपका ये गया, 4 से आपका ये कितना गया, 1 0 से 1 0 भी काट दो, ये आपका 17 गया, और कुछ जा रहा है क्या, और कुछ नहीं जा रहा, मतलब ये आपका 124 हो जाएगा, और ये आपका 17 9 153 हो जाएगा। तो अब आप देख लो इजीली, 24 4 28, तो 28/153 इंटू 100। अब से क्या पूछा था, कितना कम है इससे, इससे ये कितना कम है,
तो 24 48 48, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 48 और सॉरी 24 5 होगा ना, 24 5 आपका 29 हो जाएगा, यहाँ पर 29 होगा, सॉरी। तो आपको ये निकालना है। तो आपको वैसे तो दिख रहा है, पहली बात तो ये कम है, ऊपर से आपको दिख रहा है ये कि 1/5 है कुछ, लेकिन यहाँ पे ना जो दोनों डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा पास आ चुके हैं, फिर भी आपको यहाँ से दिख रहा है। देखो भाई, अगर ये 30 होता, ये 30 होता और ये 150 होता, तो आपका कितना आता? तब आपका आता यहाँ पे 20%, यही तो आता। लेकिन ये 30 से कम है और ये इससे ज़्यादा है, मतलब वैल्यू आपकी और कम आएगी, 20% से कम आएगी, तो 19% लेस है। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, देखो ये 29 है, इसको आप 30 मानो और इसको आप 150 मानो, मतलब आप इसको ज़्यादा, सॉरी इसको ज़्यादा मान रहे हो और इसको कम मान रहे हो। वेट 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 हाँ, इसको आप ज़्यादा मान रहे हो, इसको कम मान रहे हो, तो आपका 20% आ रहा है, और अब आपका ये और कम है और ये और ज़्यादा, मतलब वैल्यू आपकी और छोटी आएगी, तो आपका 19% आ जाएगा, तो आपका 19% लेस करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि आपका 6 डिजिट नंबर है जो 7 11 13 से डिवाइड हो रहा है। जब भी 7 11 13 से नंबर डिवाइड होता है तो मैं आपको बताया वो नंबर ABC ऐसे फॉर्म में होता है, मतलब ऐसे मान लो 283 ऐसे फॉर्म में होगा, ये रिपीट होगा। तो आपका x की वैल्यू, आपका ये 479 हो जाएगा, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 9। तो आपको y प्लस जेड मतलब 9 + 7 16 डिवाइड बाई x डिवाइड बाई 4, तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। और आपको पता है ना 7 × 11 × 13 की जो प्रोडक्ट होता है वो 1001 होता है, मतलब जो नंबर आपका 7 11 13 से जाएगा वो आपका 1001 से भी जाएगा, ये नंबर आपका 1001 से भी जाएगा। आपको डायरेक्ट दे सकता था कि अगर 479XYZ इज डिविजिबल बाई 1001, तब आपको बता देना, तो कुछ भी पूछ सकता था कि A × B × C की वैल्यू बता दो, सॉरी x × y × z की वैल्यू बता दो, कुछ भी पूछ सकता था आपसे, ठीक है, x + y + z का सम बता दो, कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछ रहा है, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। या आप सिंपली ये समझ लो, इसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर पहचानने के कुछ तरीके होते हैं, वैसे कुछ तरीके तो ये तो नहीं बोलूँगा, कुछ तरीके होते हैं, लेकिन एलिमिनेट करने के ये परफेक्ट स्क्वायर पक्का नहीं है, उसके कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। तो वो तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट देखना है। आप क्या देखना है? आपको देखना है यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट मान लो आप भूल चुके हो कि भाई क्या होता था, मैंने क्या पढ़ा तो था, लेकिन याद नहीं आ रहा कौन कौन सी यूनिट डिजिट। अगर आपको नहीं भी याद है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको 1 से 10 तक का तो स्क्वायर याद है ना। तो 1 की यूनिट डिजिट 1 होती है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो मतलब आपको इकाई वाला अंक लेना है। 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, 10 का 0। तो मतलब इतनी ही यूनिट डिजिट आपकी पॉसिबल है, मतलब अगर किसी भी कोई भी नंबर के लास्ट में ये डिजिट्स आ रही हैं तो उस केस में पॉसिबिलिटी है उसकी होने की, सिर्फ पॉसिबिलिटी, आप कंफर्म नहीं कर सकते वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। लेकिन इसके अलावा जो आपकी अंक हैं जैसे 2 3 7 8, अगर ये किसी के आखिरी में आ जाता है तो वहाँ पे आप कंफर्म बता सकते हो कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे अगर मैं इसको देखूँ तो आपको ये जो दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पे आखिरी में 8 आ गया, तो आपको ये तो पता चल गया ये तो पक्का ही नहीं है। इस केस में अभी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि भाई 9 तो आता है, आपका 4 तो आता है, तो इस केस में अभी पॉसिबिलिटी है। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप जब आखिरी 2 अंक देखोगे, आप जब कोई भी नंबर है इसके आखिरी 2 अंक देखोगे, आखिरी 2 अंक, तो आखिरी 2 अंक में जो वैल्यूज़ हैं वह बेसिकली आपकी 1 से 24 के स्क्वायर की जो आखिरी 2 अंक होती हैं उसी में से होना चाहिए। मतलब 1 से 24 के स्क्वायर की जो आखिरी 2 अंक होती है ना, वही आपका परफेक्ट स्क्वायर के आखिरी 2 अंक आते हैं, उसके अलावा नहीं आ सकता। जैसे अगर मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल दूँ तो 5 4 3 3 6 हो गया आपका, 8 2 5 16 हो गया, या आपका मान लो 4 3 7 आपका, और क्या दूँ मैं यहाँ पे 1 4 हो गया, ठीक है, या आपका 74 हो गया, 5 6 7 4 हो गया। तो आपको क्या देखना है? आखिरी 2 अंक देखना है, ठीक है, आखिरी 2 अंक देखना है। तो क्या 36 किसी के स्क्वायर की आखिरी 2 डिजिट होती है क्या? 6 का ही होता है। तो मतलब इस केस में पॉसिबिलिटी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन पॉसिबिलिटी है। 16 आता है, इसमें पॉसिबिलिटी है। 14 आता है क्या? 14 आपका नहीं आता, तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। 74 आता है क्या? नहीं आता, इसमें आपकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका 24 आता है, 18 का स्क्वायर में 324, मतलब आखिरी 2 अंक आता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। ये तो इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी अभी भी है। अब आपका तीसरा जो तरीका है वह है डिजिटल सम।
डिजिटल सम क्या होता है, जैसे अगर बताऊँ इसका डिजिटल सम निकालना है तो 6 5 11 7 18 4 22 और 22 का भी सम कर दो 4, तो ये आपका डिजिटल सम हो गया। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका डिजिटल सम निकालूँ तो 7 3 10 और 10 और 9 19 19, इसका आपका करोगे 10 और फिर आपका आ जाएगा 1, तो इसका डिजिटल सम 1 हो गया। लेकिन मान लो आपको नहीं याद है कि भाई कौन कौन सा डिजिटल सम मैंने याद किया था, जैसे अब मुझे भी याद नहीं है ऐसे, लेकिन मुझे पता है कि कैसे निकालना है। आपको सिंपल 1 से 4 तक स्क्वायर देखना है। 1 का स्क्वायर का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 1, 2 का क्या हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9, 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है, 16 ही तो होता है, तो 6 1 7, तो ये 7, यही 4 आपके डिजिटल सम पॉसिबल है, अदरवाइज आपका कोई भी पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मैं आगे देखूँ 5 5 का स्क्वायर 25, डिजिटल सम 7 हो गया, 6 का 36, 6 3 9 हो गया जो कि आपने ऑलरेडी लिख रखा है। 7 का क्या होता है 4 9, 4 9 होता है, 9 4 13, फिर 3 1 4 ऑलरेडी आपने लिख दिया। तो आपके यही डिजिटल सम पॉसिबल होने चाहिए, अदरवाइज वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो आपको दिख रहा है 5 3 8 4 12 12 9 आपका होता है 21, 21 का डिजिटल सम 3 जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। 6 5 11 11 2 13 13 13 26, ठीक है, तो ये आपका 8 आ गया जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। 5 4 9 5 4 9 9 4 13 13 6 19 19 10 1, तो यहाँ पे एक आपका डिजिटल सम पॉसिबल है और ये वाला आपका पॉसिबल है। और देखो एक बात और समझो, आप नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये आप नहीं कह सकते, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन बाकी सारे तो आप कंफर्म बता सकते हो कि नहीं है। तो बस एक ही बचा, तो एक तो है ही भाई ऑप्शन में, एक तो आपका करेक्ट आंसर होगा ही, तो फिर आप कह सकते हो कि भाई ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो आपसे क्या कह रहा है, ए कैन डू 20% ऑफ द वर्क इन 4 दिन। 20% काम 4 दिन में करता है, तो आपको 100% ही लेके चलना है। अगर 20% काम 4 दिन में करता है तो 100% काम कितने दिन में करेगा, 100% काम आपका इंटू 5 कर दो तो आपका 20 दिन में करेगा। ऐसे ही बी आपका 1/3 काम 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम 30 दिन में करेगा। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज। ठीक है, तो आप एक बार देख लो, यहाँ पे आपका आ जाएगा 60, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, तो 3 2 5 और 5 9 होता है 45, 9 दिन तक काम किया ना, तो ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, तो 5 9 45, 45 काम कर चुके हैं, 15 काम बचा है। यही तो हुआ, 45 काम कर चुके हैं, 15 काम बचा है। और जो 15 काम है ये सी आपका 6 दिन में करता है, तो 15 काम ये 6 दिन में करता है, तो आपका यहाँ पे 2.5 एफिशिएंसी आ जाएगी बी की ये एफिशिएंसी आ चुकी है। आपसे पूछ रहा है बी और सी टुगेदर 75% इस काम का कितने दिन में करेंगे, मतलब 60 का 75% बी और सी मिलके, तो बी और सी की एफिशिएंसी की जगह 2.5, सॉरी ये आपकी सी की एफिशिएंसी आई, सॉरी ये सी की एफिशिएंसी आई है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो 2.5 आपका 4.5 हो जाएगा। तो आपको ये पूछा इतने दिन में काम करेंगे। ठीक है, तो निकाल लो, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये आप कर दो यहाँ पे, तो ये आपका 10 दिन में आपका काम निपटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे क्या कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ ऑलरेडी। कह रहा है अ शॉपकीपर, एक सेकंड जो थोड़ा सा मैं सही कर लूँ। अ शॉपकीपर बाई सेलिंग 21 आइटम्स अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आइटम। तो मैंने आपको बताया है, देखो एक आइटम को बेचने में कितना प्रॉफिट होता है, अरे यार SP माइनस CP ही तो होता है, यही तो प्रॉफिट होता है। तो ये एक आइटम को बेचने पे इतना प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपने 21 आइटम को बेचा तो इतना प्रॉफिट होगा, और यही जो प्रॉफिट है वही आपको कह रहा है कि ये 1 SP के बराबर है, तो 1 SP के बराबर हो गया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जो 20 SP है वह आपका 21 CP है, तो CP आपका 20 हो जाएगा, SP आपका 21 हो जाएगा, तो 1/20 आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका सिंपली 5% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। बाकी आप मुझसे इंस्टा पे भी कनेक्ट हो सकते हो, आपको टेलीग्राम है ही, बाकी अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। तो इतना ही है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।